नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तुरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि जो हेडिंग शीर्षक मैंने आज के वीडियो को दिया है वो पढ़कर आप थोड़े चौंक जाएंगे कि कोई भी पार्टी किसी भी चुनाव में हारने के बाद खुश कैसे हो सकती है। आपके मन में सवाल आएगा, क्योंकि कोल्हापुर उपचुनाव बीजेपी तो हारी है, फिर भी बीजेपी खुश है। ऐसे में क्यों कहता हूँ, ये आपके समझ में आना मेरे लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं हमेशा राजनीति के दावपेच समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इस विषय में, कोल्हापुर के विषय में जाने से पहले मैं आपको थोड़ी पुरानी, यानी 8-9 साल पुरानी एक याद ताज़ा करना चाहूँगा। आपको याद होगा तो 2013 के जुलाई में गुजरात के जो मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, उनको गोवा के पार्टी के अधिवेशन में बीजेपी ने प्रचार प्रमुख घोषित किया था। जो 2014 के लोकसभा चुनाव आने वाले थे, इसके लिए बीजेपी ने मोदी जी को प्रचार प्रमुख घोषित किया था। और उसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई कि इसका मतलब ही साफ है कि मोदी ही 2014 के लिए पंतप्रधान या प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी हो गए। आपको याद होगा। उसके बाद एक सिलसिला शुरू हो गया। शुरू में मोदी जी किसी संस्था में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या और किसी सामाजिक संस्थान में जाकर भाषण करते थे, तो सबसे पहले उनका जो भाषण था वो मेरा ख्याल है दिल्ली के श्री राम कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज ऐसा कुछ है, तो उसमें हुआ था। SRCC ऐसा मुझे याद आ रहा है। तो उसमें कॉलेज के स्टूडेंट के सामने, विद्यार्थियों के सामने भाषण करते वक्त समय मोदी जी ने एक बात कही थी, वो जो मुझे आज भी याद है। यानी मोदी जी बीजेपी के प्रमुख नेता होने के बाद किस दिशा में जाने वाले हैं, यानी बीजेपी की राजनीति या बीजेपी की चुनाव की राजनीति किस दिशा में जाने वाली है, उसका संकेत में मुझे लगता है कि उस सभा में, उस मीटिंग में, उस भाषण में मोदी जी ने दिया था। बच्चों के, यानी स्कूली या कॉलेज के बच्चे थे, और उन्होंने कहा था कि देखो, करियर 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 बनाना, इसके पीछे मत पड़ो, कुछ करने की सोचो, करते करते बन जाओगे। और ऐसी बातें वो एक तरीके से कुछ ज्ञान देते थे लोगों को। और उस वक्त उन्होंने एक बात कही थी जो आज मुझे पक्की याद है, कि जिसको जल्दबाजी में रिजल्ट चाहिए, कुछ जल्दबाजी में कमाना है, ऐसा जो किसान होता है वो 3-4 महीनों की फसल लगाता है, मेहनत बहुत करता है, लेकिन उसका टारगेट बहुत छोटा होता है। 2-3 महीने में मुझे कुछ मिलना चाहिए, वो जल्दबाजी में होता है। जो थोड़ा आराम से लेकिन अच्छी कमाई होनी चाहिए, इसलिए मेहनत मशक्क़त करता है, ऐसा किसान साल 1.5 साल की हाथ आएगी ऐसी ही फसल बोता है, उसका फ़ायदा लेता है। लेकिन कुछ किसान भविष्य की सोचते हैं और इसलिए ऐसी फसल निकालना चाहते हैं जो अगले 30-40 साल उसको फ़ायदा देते रहे, तो वो फल के बागान बना देता है। पहले 3-4 साल तो कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन 3-4-5-6 साल के बाद जो फसल हाथ में आना शुरू होती है, तो मेहनत मशक्क़त कम हो जाती है, लेकिन फसल तो ज़ोर शोर से और बहुत भारी आती है। तो जो पहले से मेहनत करता रहता है और भविष्य के लिए कुछ फसल हमेशा के लिए मिले, इसके लिए कोशिश करता है, वही किसान
अपना भविष्य उज्जवल बना देता है। इस ढंग की कुछ कहानी उन्होंने बताई थी, मुझे याद है। और उसके बाद आप देखेंगे, यानी 2013 के उस भाषण के बाद एक एक करके फिर तो मोदी जी बड़े बड़े मीटिंग और रैलियां करने लगे और 2014 में जीत गए, 2019 में जीत गए। अनेक छोटे मोटे राज्य स्टेट्स थे, वहाँ भी बीजेपी का दबदबा उन्होंने बनाया। देखते देखते आज 12-14 राज्यों में बीजेपी के चीफ मिनिस्टर बने बैठे। लेकिन उन्होंने एक तरीका बताया था, अगर पार्टी को अपने पैरों पर खड़ा करना है और बहुत दूर की राजनीति करनी है तो जल्दबाजी में क्या मिले ये मत सोचो। एक तरीके से उन्होंने बच्चों को अपने करियर के बारे में बताया था, लेकिन पार्टी के यानी बीजेपी के कार्यकर्ता जो है उनको क्या समझाया था, जल्दबाजी में हमें अभी ही कुछ आना चाहिए, मिलना चाहिए, अभी भी सब मिलना चाहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं, इस ढंग से सोचो नहीं, अभी नहीं, लेकिन बहुत देर के बाद आएगा, लेकिन जो आएगा वो स्थिर रहेगा, स्टेबल रहेगा, शाश्वत रहेगा। इस ढंग से अपने कार्यकर्ता और फॉलोअर्स को सोचने का तरीका मोदी जी ने जो दिया था, वो अगर हमें याद है तो आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, इस वीडियो का जो शीर्षक है वो समझ में आएगा कि कोल्हापुर का उपचुनाव हारने के बाद भी बीजेपी खुश क्यों है। इसका कारण दोस्तों ये है कि कोल्हापुर हो या देगलूर बिलोली हो, ये दोनों चुनाव बीजेपी हारी है, लेकिन वो उनकी शुरुआत है। अभी ही जितना है, ये सोच नहीं है, ये सोच नहीं है। अगर आप बंगाल को देखें तो बंगाल में 2016 का जो चुनाव था उसमें सिर्फ 3 एमएलए चुनकर आए थे बीजेपी के, लेकिन 2019 में लोकसभा के 18 एमपी चुनकर आए और 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 77 विधायक चुनकर आए। तो 5 साल की मेहनत थी। और 5 साल की मत सोचो, उसके पहले 2014 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, वहां से लेकर 2021 तक 7 साल की मेहनत थी, जब 77 एमएलए चुनकर आए। शायद अगले चुनाव में बहुमत ला सकते। हाँ, लड़ते वक्त जो लड़ने वाला कार्यकर्ता होता है उसकी उत्तेजना होनी चाहिए, उसको प्रेरणा मिलनी चाहिए। इसलिए तो बोला जाता है कि हाँ इस बार 200 पार, ये बातें, ये जुमले होते, लेकिन वो लड़ने वाले की हिम्मत बढ़ाने के लिए होते। हमारे कोल्हापुर में देखो तो हाँ, जीतने भी वाले इस ढंग से फडणवीस हो या चंद्रकांत दादा पाटिल हो बोलते थे, लेकिन जो चुनाव, जिस क्षेत्र का चुनाव है, चुनाव क्षेत्र जो कोल्हापुर उत्तर नॉर्थ, तो कोल्हापुर नॉर्थ का चुनाव बीजेपी ने इसके पहले सिर्फ एक बार लड़ा था 2014 में, जब शिवसेना और बीजेपी की अलायंस टूटी थी। उस वक्त उनको सिर्फ 40,000 वोट मिले थे, सिर्फ 40,000, 40 या 47 हो गए, मुझे याद नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा उनको 47 ऐसे कुछ हज़ार वोट मिले थे। और कम से कम 70,000 वोट पाकर अपने खुद के बलबूते पर शिवसेना ने वही चुनाव क्षेत्र जीता था जहां से राजेश क्षीरसागर, ये शिवसेना के उम्मीदवार, उस वक्त चुनकर आए थे अकेले, बीजेपी के सपोर्ट के बिना। बीजेपी खिलाफ थी तो भी, यानी कि ये चुनाव क्षेत्र हमेशा शिवसेना का रहा है। अलायंस थी उस वक्त से, वहां से शिवसेना ही लड़ती थी और बीजेपी का उसको सपोर्ट रहता था। 2014 में पहली बार शिवसेना ने अकेले दम पर यह सीट जीती और उसको 70,000 वोट थे। अब देखिए 2014 में कांग्रेस को कुछ 40,000 वोट थे उसी कोल्हापुर नॉर्थ में, लेकिन 2019 में शिवसेना बीजेपी की फिर अलायंस हो गई
उस वक्त कुछ 75,000 वोट शिवसेना को मिले, उनका कैंडिडेट हार गया। प्रत्याशी राजेश क्षीरसागर जो सिटिंग एमएलए थे वो हार गए और कांग्रेस का कैंडिडेट जीत गया। 91,000 वोट उसको मिले थे, 91,000। अब हमको देखना ये आंकड़े क्या बोलते। बीजेपी अकेली लड़ी 14 में तो उसको कुछ 45-47 हजार वोट मिले थे या 40,000 वोट मिले थे, लेकिन 70,000 वोट शिवसेना के थे जो बीजेपी खिलाफ जाने के बावजूद शिवसेना के थे। आज वहीं से जो उपचुनाव हो गया और जो विधायक थे जिनका देहांत हो गया, उनकी पत्नी जीत गई है कांग्रेस के सिंबल पर, और उसको शिवसेना का सपोर्ट है, उसको शिवसेना का सपोर्ट है। तो उस कांग्रेस प्रत्याशी जो आज जीत गई है उनको 92,000 वोट मिला है, 1000 वोट मिला है। तो शिवसेना के वोट कहाँ गए? पिछले चुनाव में कांग्रेस को 91,000 वोट मिले थे और आज 92,000 वोट मिले हैं। पिछले चुनाव में शिवसेना बीजेपी की अलायंस थी, युति थी, महायुति थी। उस वक्त कुछ 75,000 वोट शिवसेना बीजेपी अलायंस को मिले थे और आज वही बीजेपी का कैंडिडेट हार गया है, लेकिन उसको 76,000 वोट मिले थे। यानी अलायंस, शिवसेना बीजेपी अलायंस जो है उसके पूरे वोट बीजेपी के प्रत्याशी को मिले हैं और कांग्रेस का जो उम्मीदवार जीता है उसको 91,000 वोट थे, 92 हो गए। इसका मतलब उसको शिवसेना के वोट नहीं मिले हैं, शायद कुछ मिले भी होंगे, लेकिन उनके वोट में कुछ बढ़ोतरी नहीं हुई है। उल्टे बीजेपी का कैंडिडेट हारते हुए भी शिवसेना बीजेपी अलायंस के टोटल वोट थे वो पूरे के पूरे अपने पाले में लेकर आया है, तो इसको हार बोलेंगे हम। अकेले बीजेपी लड़ती है तो शिवसेना के 70,000 वोट थे और शिवसेना के 70,000 वोट कांग्रेस को सपोर्ट देती है शिवसेना, फिर भी कांग्रेस कैंडिडेट के वोट नहीं बढ़ते और पूरे के पूरे अलायंस के नाम पर जो वोट पिछले चुनाव में शिवसेना को मिले थे वो किसके पाले में आ गए? बीजेपी के पाले में आ गए। अगर हम 2014 के आंकड़े देखें तो 70,000 वोट शिवसेना के थे, 40,000 से ज़्यादा कुछ बीजेपी के थे। तो बीजेपी शिवसेना अलायंस जो है वो अलायंस होती है तो उसके कम से कम 1,15,000 वोट शिवसेना बीजेपी अलायंस के होने चाहिए, लेकिन पिछले चुनाव में 75,000 वोट मिले। इसका मतलब साफ है दोस्तों कि इस चुनाव में बीजेपी ने अगले कुछ 10 साल के राजनीति के बीज बोए हैं। उनको फिर जब चुनाव हो गए तब वहां ये कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये चुनाव क्षेत्र अपना बनाना है, और अपना बनाने का मतलब बहुत सारे वोट होते हैं। जहां उनका कुछ था ही नहीं, अकेले लड़े तो भी शिवसेना से आधे वोट जिनको मिलते थे वो आज 70,000 पर पहुंचे, और अब अलग अलग लड़े फिर भी शिवसेना को जो 70,000 75,000 वोट मिलते थे वो तो गायब हो गए। वो गायब नहीं हुए, वो शिवसेना के वोट बीजेपी के पाले में आ गए। तो हम अगर 14 और 19 का कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो ऐसा लगता है कि शिवसेना के कम से कम 40,000 35-40,000 वोट बीजेपी के पास चले आए, जो इसके पहले बीजेपी के थे नहीं, क्योंकि बीजेपी वहाँ चुनाव लड़ती ही नहीं थी। एक 2014 का हम अपवाद करें तो बीजेपी लड़ती नहीं थी, लेकिन इस वक्त बीजेपी लड़ी है और बीजेपी के खिलाफ शिवसेना ने अपने वोट कांग्रेस को देने का वादा किया था, लेकिन वो कांग्रेस को मिले नहीं हैं। अगर शिवसेना के पूरे वोट
पूरे के पूरे वोट। हम 2014 देखते तो 70,000 वोट अगर कांग्रेस को मिले तो क्या होना चाहिए था? उस समय कांग्रेस के 40,000 वोट थे और शिवसेना के 70,000, तो 1,10,12,000 वोट होने चाहिए थे। लेकिन उसमें से कम 20,000 22,000 वोट का घाटा शिवसेना को हुआ है और वो बीजेपी के पाले में कम से कम 35 से 40,000 वोट बढ़े हैं। तो चुनाव जो समझना होता है इस ढंग से समझना होता है। इस हार में हमारी अगली जीत तय कर दी है ये बीजेपी समझती है, इसलिए बीजेपी खुश है हारने के बावजूद। अगर हमने पहले कभी ये चुनाव नहीं लड़ा था, सिर्फ 2014 छोड़कर, और 2014 में भी शिवसेना, अब बीजेपी तीसरे नंबर थी, आज वो दूसरे नंबर पर आ गई है, अकेले दम पर आ गई है और उसने हिंदुत्व या शिवसेना जो विचारधारा है उसके बहुत सारे वोट अपने पाले में लाए। तो अगर ये चुनाव आज हार गई है बीजेपी, तो नेक्स्ट टाइम इनको जीतना है और जीतने के लिए ये इतना जो क्या बोलते हैं नींव रखी गई है, ये बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा है। यही तो देगलूर बिलोली में हुआ, जो चुनाव क्षेत्र बीजेपी कभी लड़ी नहीं थी, एक बार 2014 में। लेकिन पिछले चुनाव में, उपचुनाव में शिवसेना का ही जो हारा हुआ कैंडिडेट था, प्रत्याशी था, वो बीजेपी में आ गया और बीजेपी से लड़ गया। तो उसको जितने वोट मिले वो पूरे के पूरे शिवसेना के वोट थे और बीजेपी और शिवसेना मिलकर जो अलायंस के वोट होते थे वो बीजेपी के पाले में आ गए। इसका मतलब आपको अगर समझना चाहते हो तो बहुत एक लंबी बात है, मैं उस पर दूसरा और एक वीडियो बनाऊंगा कि इसी ढंग से 1984 के बाद बीजेपी अगर बढ़ी है तो किस ढंग से बढ़ी है। जो एंटी कांग्रेस वोट है किसी भी पार्टी का हो, सोशलिस्ट पार्टी हो, जनता दल हो या और कोई टीडीपी हो, किसी भी पार्टी का जो एंटी कांग्रेस वोट है वो अपने पाले में लाते लाते बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी हो गई है, पूरे देश में फैल गई है। तो बीजेपी के हिंदुत्व के वोट नहीं है जो बीजेपी आज हमें दिखाई देती है, जिसको कुछ 19 करोड़ वोट मिले, 37 से 38% वोट जो बीजेपी को मिले हैं वो बेसिकली एंटी कांग्रेस वोट है। तो कोल्हापुर में वही पाठ बीजेपी ने दोहराया है। आज जीतने के लिए बीजेपी कोल्हापुर में लड़ी नहीं थी। हाँ, जीतेंगे तो अच्छा ही है, लेकिन आज की जीत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगले जीत के लिए नींव रखी जाए, बीज बोया जाए, वो हुआ है, इसलिए बीजेपी खुश है। पूरे देश में बीजेपी इसी तरीके से कैसे फैलती गई, विस्तारित हो गई, इस पर मैं कभी और एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज मुझे लगता है कि इस हार से बीजेपी बहुत खुश होगी। चंद्रकांत दादा पाटिल या फडणवीस बहुत खुश हो गए, क्योंकि इस हार में आने वाले सार्वत्रिक चुनाव हो गए, उसके लिए एक और सीट बीजेपी के लिए पक्की हो गई। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।